हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको इसके लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता था, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड, अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 26 दिसंबर 2023 है। मतलब इस फंड को देखा जाए तो 1.0.8 ईयर्स ही हो चुके हैं। मतलब एक साल भी नहीं हुआ इस फंड को। तो यहाँ पे अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ तो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि मिनिमम 3 साल का अगर फंड है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, डिटेल में करेंगे, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा आपको पता चलेगा कि हाँ, इसके आगे फ्यूचर में इतना अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो देखा जाए तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 0.8 ईयर्स ही हो चुका है इस पर्टिकुलर फंड को। तो एक साल भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल एनालिसिस होगा ये थोड़ा एक टाइप का स्पेकुलेशन होगा, मतलब थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन होगा कि हाँ, इतना खासा रिटर्न आपको दे सकता है, लेकिन इसका आप कुछ ज्यादा डीपली एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैटेगरी रिटर्न 0.8 ईयर्स में तो 29.71% तक का रिटर्न है। लेकिन अगर आप इस फंड का रिटर्न देखिए 0.8 ईयर्स में तो 52.81% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को 30 करीब करीब 20 या 22% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन है देखा जाए। लेकिन आप इससे 0.8 ईयर से कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते कि हाँ, मतलब आगे भी ऐसा चलेगा, क्योंकि मिनिमम 3 साल या 5 साल का तो होना चाहिए फंड को। लेकिन अभी के दौरान अगर आप देखें तो बढ़िया है, क्योंकि आप देखिए 20% या 22% से ज्यादा इसने दे रखा है कैटेगरी से रिटर्न। अगर मान लीजिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता 1,000 रुपए और एक साल तक, मतलब मान लीजिए आप इसको राउंड ऑफ करके एक साल तक मान सकते हैं, और आप 52.81% तक को कंसिडर करते हैं, तो आपको कितना रिटर्न मिलता है। तो आप एक बार एक साल अगर आपने 1,000 रुपए यहाँ पे किया होता लमसम, सॉरी SIP, तो आपका एक साल में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 15,000 रुपीज तक एक साल में, जो कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है अगर आप देखिए अमाउंट के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्ट करके अपने गोल्ड पे किया होता एक साल तक 1,000 रुपए तक कंटिन्यूअसली, तो आपका जो अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 12,700 रुपीज के करीब करीब अप्रोक्स रिटर्न आपको मिला होता। और अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके अपने FD पे किया था तो आपका 12,000 रुपीज डिपॉजिट होता और 12,000 रुपीज से कन्वर्ट होकर बन गया होता 12,500 रुपीज के अप्रोक्स। अप्रोक्स मतलब आपके आसपास होंगे, मतलब जैसे 12,450 हो सकता है, या 400 रुपीज, या 550 या 600 रुपीज। तो इसी के आसपास आप इसका रिटर्न मान सकते हैं। अब इसका रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न कैटेगरी से डेफिनेटली एवरेज है, मतलब अबव एवरेज है, क्योंकि आपका जो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, भले ही यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो 0.8 ईयर्स है, मतलब सिर्फ एक साल से भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, तो डेफिनेटली आप इसको अबव एवरेज रिटर्न मानेंगे। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो ये अपने कैटेगरी से ज्यादा रिस्क लेके चलता है। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पे आप डीप एनालिसिस नहीं कर सकते, आप इसका रिटर्न जो रिस्क और रिटर्न रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मिनिमम 3 साल या 5 साल का पुराना फंड होना चाहिए, तभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा वैलिड भी रहेगा और ज्यादा अच्छा खासा प्रेडिक्शन भी कर पाएंगे। लेकिन ये फंड सिर्फ 0.8 ईयर्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इसका रेशियोज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि बीटा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। अब मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम SIP 500 रुपए से कर सकते हैं, जो कि बढ़िया है, क्योंकि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 500 रुपीज एकदम रीजनेबल है, बढ़िया है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर लमसम करना चाहते हो 500 रुपीज से लमसम कर सकते हैं। और लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें से एग्जिट मार सकते हैं। अब इसकी AUM साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, तो AUM का इसमें फायदा क्या होता है कि देखिए आपको इससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो अगर इसका AUM साइज ज्यादा होगा तो आप इसमें प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ, कि इस पर्टिकुलर फंड को ज्यादा लोग भरोसा कर रहे हैं, तब इसमें ज्यादातर पैसा इन्वेस्टेड है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक बात आ जाती है कि मतलब अगर AUM साइज बहुत ज्यादा होता है तो अच्छा नहीं होता, बहुत कम होता है तो अच्छा नहीं होता। ज्यादा होने से प्रॉब्लम क्या आती है कि जो फंड मैनेजर है उसको मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है, तो वो आप कभी कभी देख पा रहे हैं उनका जो SIP है बंद हो जाता है, कभी कभी उनका लमसम बंद हो जाता है। लेकिन फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते तो कोई ज्यादा इशू नहीं आता है। और अगर AUM साइज कम होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो आपको क्या शक रहता है कि फंड मैनेजर, मतलब इसमें जो पैसा है ज्यादातर इन्वेस्टेड नहीं है, तो क्या पता इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप LIC का कोई म्यूचुअल फंड देखेंगे तो वो तो अगर आप देखेंगे तो 7 साल या 8 साल पुराना फंड है, लेकिन उसका AUM साइज देखें तो 160 करोड़ होगा या 200 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये जो है आपको शक हो जाता है कि मतलब हाँ, इस पर्टिकुलर फंड में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत कम हो जाए, तो आप लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेहतर है।
तो यहाँ पे अगर एम साइज की बात करें तो देखिए 0.8 ईयर्स पुराना फंड है और इसमें भी अगर आप एम साइज देखें तो 2363 करोड़ रुपीस है, जो कि बहुत ही बढ़िया एम साइज है। लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं, इस पे इसका रिटर्न भी अच्छा है। अगर आप देखिए 0.8 ईयर्स में, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि हाँ, यहाँ पे एम साइज इसका परफेक्ट है। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, फंड मैनेजर का दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एज ए मैनेजमेंट फीस उनको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 0.45% है, 1% से नीचे होना जरूरी है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में 1% भी अगर आप एज ए मैनेजमेंट फीस देंगे तो आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 1% से नीचे, 0.5% से भी नीचे, मेरा जो क्राइटेरिया 0.7% से नीचे होना चाहिए। 0.8 या 0.9 या 1% भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ 1% से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 1% से नीचे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.45% है तो बढ़िया है, मैं एक्सपेंस रेशियो के मामले में इसको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, 1 साल से पहले अगर मान लीजिए आपने एग्जिट मान लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा फिर प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स में आते हैं तो। और अगर आपने 1 साल के बाद अपने एग्जिट मारा, तो आपको लॉन्ग टर्म तक का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 12.5% तक का टैक्स है अपने प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स में आते हैं तो। अगर मुझे 1 साल पहले एग्जिट मार लिया तो 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1 साल के बाद अपने एग्जिट मारा तो वो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं सबसे मेन बात पे आते हैं मार्केट कैपिटल। तो इसका मार्केट कैपिटल की देखें तो मिड कैप में इनका एलोकेशन है 12.29% तक का, स्मॉल कैप में इनका एलोकेशन है 79.2% तक का, उसके बाद लार्ज कैप में इनका एलोकेशन है 5.76% तक का, और लास्ट में आ गया अदर्स। अदर्स में अगर देखें 2.8, मतलब आपका डेप्ट या फिर कैश के फॉर्म में इनका 2.8% तक का इन्वेस्टमेंट है। तो देखा जाए, देखिए ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप में 79.2% तक का एलोकेशन रहेगा। तो ये एक बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, आप देख पा रहे हैं कि मतलब 79.2% रिस्की तो ले रखा है। प्लस मिड कैप भी जो मिडिल बेस्ड कंपनी है उसमें भी इनका इन्वेस्टमेंट 12.29% है। मतलब अगर आप देखें इसको राउंड ऑफ करें तो 80% और उसका 12%, तो 80 प्लस 12 आप लगा दीजिए, मतलब 92% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है, और बाकी 8% जो है इन्होंने लार्ज कैप या फिर डेप या फिर कैश के फॉर्म में रख रखा है। तो डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है तभी इस पर्टिकुलर फंड में आप देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको इसमें क्या डिसीजन है, कि मतलब क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए मार्केट कैपिटल में मैं बता दूं कि वो बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। लेकिन यहाँ पे आप स्मॉल कैप में आए हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्क लेके ही रिटर्न ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क लेने ही आए हैं स्मॉल कैप की तरफ। अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क रहेगा, रिटर्न भी आपको वैसे उसी तरीके से मिल रहा है। अब यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 37.31% तक का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 19.13% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.74% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 9.72% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 9.4% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 7.97% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.68% का एलोकेशन है, उसके बाद रियल एस्टेट में 1.04% का एलोकेशन है। तो देखिए जैसे एलोकेशन के मामले में तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम हो रखा है। आप देख पा रहे हैं कि मतलब ऊपर के जो दो फंड है, दो सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर साइक्लिकल, इन दोनों में इनका करीब करीब 50% से भी ज्यादा, मतलब 60% तक का पोर्टफोलियो इसी पे डिपेंडेंट है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि मिनिमम 5 सेक्टर में इनका प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होता है ना, तो ज्यादा आप भरोसा ज्यादा बना रहता है, और आप सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे आपका प्रॉपर डाइवर्सिफाई हो रखा है। लेकिन यहाँ पे जो देखा जाए बहुत ही कम डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है, सिर्फ दो सेक्टर में 60% तक का एलोकेशन है, जो कि एक नेगेटिव साइन है मैं यहाँ पे बोलूं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इनमें से 10% तक का एलोकेशन है। लेकिन फिर भी देखा जाए थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था, ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी बेकार होता है, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा सेक्टर एलोकेशन के मामले में। फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे फंड मैनेजर टोटल 5 फंड मैनेजर्स हैं। तो एक है अजय अजय खंडेलवाल, इनका एक्सपीरियंस देखे तो 0.86 ईयर्स का है। और सेकंड में जो है आपका राकेश शेट्टी, इनका एक्सपीरियंस है 1.91 ईयर्स का। थर्ड में जो है आपका निकेत शाह, इनका एक्सपीरियंस है 4.29 ईयर्स का। उसके बाद आपके जो फोर्थ में है वो है संतोष सिंह, इनका एक्सपीरियंस है 2.8 ईयर्स का। उसके लास्ट में आपका सुनील सावंत, इनका एक्सपीरियंस है 0.29 ईयर्स का। तो देखिए फंड मैनेजर की बात करें तो देखिए मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि एक फंड मैनेजर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 ईयर्स या 3 ईयर्स या 2 ईयर्स, जो भी है मिनिमम 4 ईयर्स होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप उसका पास्ट रिटर्न जो है ट्रैक कर सकते हैं, मतलब उसने पास्ट में 4 साल में जो है कितना रिटर्न दिलवाया है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, मतलब ये जो फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे किस स्टाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इससे क्या है कि आपको ज्यादा अच्छा खासा प्रेडिक्शन कर पाएंगे, और आप उस फ्यूचर में तो आप जब देखिए
आपका फंड मैनेजर पे पूरा टोटली आप डिपेंडेंट है, आपने पैसा उन्हीं को ही दे दिया है, वही दिमाग लगा के वही स्टॉक्स को चूज करके आपका इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो रिस्क है आपने मैनेजर के हाथ में दी है। तो फंड मैनेजर का रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है, तो फंड मैनेजर एक एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। ये नहीं कि देखिए अभी यहाँ पे जो फंड मैनेजर दो तीन है, आप देख पा रहे अजय खंडेलवाल का 0.86 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इसमें आप ट्रैक क्या कर पाएंगे, इनका ज्यादा आप ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे एक फंड मैनेजर इनका निकेश शाह, इनका एक्सपीरियंस 4.29 ईयर्स है, तो आप इनके पास रिटर्न ट्रैक कर पाएंगे, इनके बारे में रिसर्च कर पाएंगे, तो ये बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, एक फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस है और ज्यादा फंड मैनेजर्स भी है, तो मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। रेटिंग की बात करें तो इसको 4/5 देगा, लेकिन ये बहुत जल्दी रहेगा कि मैं इसको रेटिंग दे सकूं, क्योंकि देखिए 0.8 ईयर्स ही हो चुका है इस पर्टिकुलर फंड को, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी है। लेकिन मोतीलाल का नाम बहुत अच्छा है, आप देखिए मिड कैप में, अगर आप देखिए लार्ज कैप में देखिए, फ्लेक्सी कैप में देखिए, उन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा कैटेगरी का, मतलब एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड हाउस है। तो इसके हिसाब से ये निराश तो नहीं करेंगे जितना मुझे पता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक रिस्की फंड है। अगर देखा जाए आपके पास अगर टाइम फ्रेम 7 साल तक है, या मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम 10 साल, तो तभी आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करो, सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। देखिए क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो रिस्क बना रहेगा, वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मैसिव देखने को मिलेगी, जो कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 0.8 ईयर्स का मिनिमम है। मतलब अभी इस पर्टिकुलर फंड को हो रखे हैं। अगर ये थोड़ा ज्यादा होता, मतलब 3 साल 5 साल का होता, तो मैं इसको डेफिनेटली आपको बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, सब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा और ज्यादा डिटेल में कर पाता। लेकिन देखा जाए, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में ना लगाए, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो रिस्की फंड डेफिनेटली है। तो ओवरऑल मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं, एक अच्छा खासा फंड है, लेकिन अभी आप इसको बता भी नहीं सकते कि अच्छा खासा फंड है, क्योंकि भाई 3 या 4 साल तो होना चाहिए ना पुराना फंड, ये तो एक नया नया फंड है। तो ओवरऑल देखा जाए अच्छा फंड है, लेकिन सारा अपना पोर्टफोलियो इस पर्टिकुलर फंड में ना डाल दीजिए। आप दूसरे स्मॉल कैप फंड के बारे में रिसर्च करिए, जिनका पास्ट रिटर्न आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड हो गया, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, उसके बाद आपका कोटक स्मॉल कैप फंड हो गया। ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिलवा रहे हैं, उनका पास रिटर्न ट्रैक भी कर सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है वो भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा फंड है, भरोसा कर सकते हैं। सारा पैसा मत लगाइए यहाँ पे, लेकिन आप खुद रिसर्च करके लगाइए, यानी कि मैंने बोल दिया और भाग के जाके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।